नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज प्रीति बंड, नाम में ही बंड शामिल है और बडनेरा में शिवसेना से बंडखोरी। कल एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लेकर वहां पर प्रीति बंड ने घोषित किया कि मैं चुनाव लड़ूंगी। जैसे उन्होंने घोषणा की, अमरावती की पूरी शिवसेना में हड़कंप मच गया। पहले ऐसी सूचना आ रही थी कि प्रीति बंड नहीं लड़ेगी, शिवसेना को सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं के बोलने पर या किस कारण से उन्होंने यह निर्णय लिया तो उनसे जानेंगे। बडनेरा हमेशा विवादित मतदार संघ रहा है। बडनेरा से संजय बंड भी चुनाव लड़े थे, उसके पहले बलगांव से चुनाव लड़े थे जहां से वे विधायक थे। और राजनीतिक हम विरासत नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक संजय बंड राजनीति में थे प्रीति बंड कभी भी सामने नहीं आई। आकस्मिक मौत के कारण और शिवसेना की सीट के कारण घर की गृहस्थी से राजनीति में पैर रखने का निर्णय पिछले बार के विधानसभा में लिया और थोड़े से वोटों से हार का सामना करना पड़ा और लगातार अपने प्रयास से कि वापस इस बार सीट मिलेंगी, लेकिन वक्त और किस्मत दोनों ने साथ नहीं दिया। टिकट सुनील खराटे के पाले में चले गई। इन सारी चीजों से आहत होकर एक दिन तो उन्होंने शायद निर्णय लेने में लगाया, लेकिन बाद में उतनी ही ताकत से वापस कि मैं चुनाव लड़ूंगी। हमारे साथ में प्रीति बंड, मेरे साथ में संजय परिमल खाबिया। जानते हैं कि क्या मजबूरी कहो या इच्छा कहो कि हमको पार्टी से बंडखोरी करनी पड़े। पार्टी से बंडखोरी है या जिस उम्मीदवार को टिकट की उसके खिलाफ लड़ना है, टिकट बांटने में नाराजगी है, या और कोई चीजें हैं जो बडनेरा मतदार संघ में चुनाव लड़ना चाहते। हमारे साथ प्रीति, नमस्ते। पहले खबर आई थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट नहीं मिली तो मैं नहीं लड़ूंगी। बाद में फिर सूचना आई कि प्रहार से लड़ूंगी, फिर बाद में सूचना आई भाजपा क्यूसा से लड़ूंगी। ऐसे अलग अलग सारी चीजें आती रही। क्या ये सारे शब्द बोलो या सारी बातें बोलो आपके पास से थी क्या बाहर से उड़ाई जा रही थी? बहुत सीधा प्रश्न है, सीधा सीधा। बाद में हम प्राइमरी स्टेज पाएंगे आएंगे प्राइमरी आपका राजनीति में प्रवेश नहीं तो थोड़ा सा मैंने कहा कि आपकी भी इच्छा बाद में पूछूंगा मैं। जी, बात ऐसी है कि जब मैंने सुना कि टिकट मुझे नहीं मिली है जी, वहाँ शायद 3 बजे तक तो मुझे पता था कि मुझे टिकट है। उसके बाद जो कुछ हुआ तब मैंने सोचा था कि शायद उद्धव साहब ने जो बोला वो मैं करूंगी। आज भी मैं उसी पे हूँ कि साहब के शब्द के बाहर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी तक वो बात की बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सब बातें आप बोल रहे हैं शुरू थी तो मैंने कभी नहीं कही। आई थिंक बाहर से लड़ेंगे आप बता रहे थे अभी भी। आपने मैंने शायद ये कहीं बोला भी नहीं, लेकिन जिस तरह से टिकट कटने के बाद जिस तरह से जो लोग शिवसैनिक पूरा बडनेरा मतदार संघ, जिस तरह से हमारे यहाँ 2-3 आप आते और देखते तो आपको पता चलता कि टिकट मिली है या कटी है। मिलने पे जो मॉब जमा होता है, कटने के बाद अगर इतना मॉब जमा है तो आप सोचिए कि यानी टिकट मिलने से ज्यादा टिकट कटने के चर्चे आपके ज्यादा हो गए। राइट, क्योंकि सबको लग रहा था और पता भी था टिकट मुझे ही थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि आपको टिकट मिलते मिलते अचानक आपके पास से छिटक कर सुनील खराटे जी के पास चले? मुझे खुद को नहीं पता। और शायद 2 दिन मैं जो आप बोल रहे हैं कि आप 2 दिन कुछ बोले नहीं, मैं वही सोच में थी कि क्या हुआ होगा। लेकिन मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे जी से जरूर बात करके ये पूछूंगी कि मैं कहाँ गलत थी। आपने एक चीज कही अभी कि आप उद्धव जी के बात से बाहर नहीं है। अगर उनके तरफ से मैसेज आता है या उनसे बात होती है तो शायद आप विड्रॉल भी कर ले, ऐसा मुझे आपकी बातों से लगा। 4 दिन बीत गए, पर क्या सुनील खराटे साहब आपसे मिलने आए या कोई मैसेज आया है क्या ऊपर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मिलने भी नहीं आए, शायद बात भी नहीं हुई। अमरावती के वरिष्ठ सैनिकों ने आपको समझाने का प्रयास किया कि नहीं भाई ये चलते रहता, नहीं मिली तो अगली बार देखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, अगली बार देखेंगे, जिला परिषद में देखेंगे, विधान परिषद में देखेंगे। ऐसी कोई बात या वरिष्ठों ने समझाने का प्रयास किया कि नहीं ठीक है जिसको काम करना अपना कर? मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला, और सबने ये बोला कि आप पिछले 3 साल से मेहनत ले रहे हैं और लोकसभा में जिस तरह से मैंने शायद बड़वंत भाऊ को
चुन के लाने में जो मेहनत ली वो सबने देखी है और उनको भी पता है। मुझे ऐसा किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा है कि ये आपका अधिकार था और आप वहां पे सही रहते थे। उन्होंने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नहीं, अभी आपने एक चीज कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि आपको किसी ने समझाया नहीं, उल्टा आपको लोगों ने कहा कि आप लड़िए, यानी शिव सैनिकों ने कहा, जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर इन शिव सैनिकों की इच्छा है कि आप लड़े, और फिर भी यदि उद्धव ठाकरे के यहां से फोन आता है, मातोश्री से फोन आता है, तब भी क्या आप अपने शिव सैनिकों को नाराज करके अपना टिकट वापस लेंगे, यानी फिर से आप विड्रॉल ले लेंगे क्या, या साहब की बात मानेंगे? देखिए, आपने पहले तो मुझे पूछना चाहिए था आप लड़ क्यों रहे हो। तो मैं बोला प्राइमरी बाद में आएंगे, लड़ने का क्यों हमको, क्योंकि लड़ना ये प्राइमरी स्टेशन बाद में आएंगे, तो क्या है सभी गर्मा गर्म में आपकी टिकट कटी, अपन वहां से शुरुआत करते हैं। जी, टिकट कटी, उसका दुख तो मुझे था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं लड़ किस लिए रही थी। मैं वहां पे बडनेरा में मेहनत ही इसलिए ले रही थी कि जिस विधायक ने मातोश्री पे जाकर, जो कोई नाटकबाजी बोलो, आप स्टंटबाजी बोलो, जो भी, उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे नहीं लगता कि जो कोरोना के वक्त काम हुआ, सबसे अच्छा काम उद्धव जी ने किया था। और पूरे इंडिया में नंबर 1 मुख्यमंत्री करके, महाराष्ट्र में नंबर 1 मुख्यमंत्री करके उनको पहचान मिली थी जी। उसके बावजूद कोई जाकर स्टूपिड थिंग करे, मातोश्री पे जाकर वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई जिद पकड़ ले। और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं समझती हूँ, एक प्रोटोकॉल रहता है कि वो तब मुख्यमंत्री थे। और आप देखिए जिस तरह की वो लैंग्वेज थी साहब को बोलने की, और जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो देखकर मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस चीज का बदला लूंगी। और उस चीज का बदला लेना यानी बडनेरा पे अपना आमदार लाना। और भी कोई तरीके से बदले लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको हराने के। दूसरे थे चुन के खड़े होना और उनको हराना। और भाई बदला आपका कब होगा कि वो हारे, इसके ना और क्या बदला? भी इसके बाद तो और कोई चीज तो है नहीं अपने पास में, उनको हराने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तो और भी तो तरीके हो सकते हैं ना, सब मिलके एक किसी को खड़ा कर दो। आपका खड़ा रहना क्यों जरूरी फिर? ये बात तो सही है आपकी कि मेरा खड़े रहना क्यों जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पे लड़ने के लिए जो चाहिए कि आप पहले 3 साल मेहनत करो, हर एक के पास पहुंचो, लोगों को समझाओ कि बडनेरा क्या है। क्योंकि ये जो लाभार्थी बना के रखा है उन्होंने बडनेरा, उसको भी थोड़ा सा बाजू में रखना जरूरी था। और मुझे ऐसा लग रहा था वो काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। नहीं, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि उद्धव साहब का अपमान हुआ इसको लेकर, और तब आपने ठाना कि मुझे लड़ना है। और ये आपने बात आगे उद्धव साहब को भी परसों की होगी, मुझे लगता है बताई होगी। तो जिनका अपमान हुआ, उन्होंने उनका अपमान का बदला लेने के लिए जो कटिबद्ध है, उसकी ही टिकट काट देना, ये कही बात थोड़ी सी असहज क्यों लग रही है कि आपने जिनके लिए ठाना कि इनका बदला लेना है, मुझे लड़ना है, तो उन्होंने आपकी टिकट काट दी। देखिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी टिकट कटने से क्या कारण रहेंगे वहां पे? चलो मुद्दा हर जिनके लिए लड़ना था, चंदू भैया मजे की बात है, जिनके लिए लड़ना था वही मेरी टिकट काट रही, ये बड़ा असहज जा रहा है। हम उसमें कि भाई टिकट क्यों कटी? मैं बोल रही हूँ, मेरी अभी तक उद्धव जी से बात नहीं हुई है, लेकिन तब मैं पूछूंगी कि साहब कहाँ गलती हुई है। अभी तक मुझे खुद को पता नहीं कि मेरी टिकट क्यों कटी। अरे उद्धव साहब ने भी आपको फोन करके नहीं, भाई हमने दूसरे को 3 दिन नहीं, अभी तक पार्टी की सीट लानी है, क्योंकि होता ना कई बार। हाँ कि भाई उनका जैसे प्रीति जी ने कहा है कि मुझे अगर उद्धव साहब से बात होती, फोन आता, वो कहते हैं तो वो करेगी शायद। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उनका काम हम सुनेंगे नहीं, लेकिन या तो इन्हें इतना निगलेक्ट किया जा रहा है, या फिर इन्हें वो चीज की भाई जरूरत ही नहीं है कि आपके बिना भी हम जीत के आ सकते हैं। शायद ये भी एक धोरण है, क्योंकि 4 दिन हो चुके साहब। 4 दिन तक अगर आप अपने रूठे हुए शिव सैनिकों को नहीं मनाओगे तो इसका तो टिकट देते टाइम 2-3 लोग जो संपर्क में थे उनको टिकट दिए, अब आपको सबको इनके साथ में काम से लड़ना है और सीट चुन के लानी है। ये संदेश हर पार्टी का नेता देता है। हाँ, तो इनका ऐसा करना कि किसी से बात ही नहीं, इवन जिनको टिकट मिली उन्होंने अब तक इनसे संपर्क, आपके संपर्क प्रमुख रहते हैं पूरे इसमें संघ में। आपके एक प्रथा है कि अमरावती का संपर्क प्रमुख, जिसके थ्रू सारी की सारी आपकी सारी बातें चलती है, वो रहते। तो क्या वो संपर्क प्रमुख उनके और आपके अलग अलग थे कि टिकट? देखो संजय बाबू थे जब तक, ठीक है,
संजय बाबू आपने भी कोई शिवसेना में ऊपर तो गॉडफादर बना, जो मुंबई से आपका कोऑर्डिनेशन है, कोई था गॉडफादर कि आप भी सीधे टच में थी वहां पे? नहीं, उद्धव वहां पे गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा उद्धव जी से डायरेक्टली था जी। और उद्धव जी का ऐसा कुछ नहीं है कि गॉडफादर चाहिए आपको बीच में। साहब हर एक राजनीति की बात कर रहा हूं। उद्धव साहब हर एक से कनेक्टेड रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मुझे खुद को आश्चर्य है कि ये इतना सब हो जाने के बाद मुझे किसी ने अभी तक बात भी नहीं की। मुझे किसी ने अभी तक ये भी नहीं बोला कि आपकी टिकट क्यों कटी है। कटने के बाद ये भी नहीं हुआ कि आपको रुकना पड़ेगा, भाई इनका काम करो। नहीं तो फिर ये भी कहीं से आया नहीं। तो इतनी लॉयल्टी आप दिखा रही है, आप बता रही है कि वो और उनके तरफ उसके बाद आप बोलते हैं उनका फोन आएगा तो कहीं मैं ये बोल नहीं रही हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी लाचारी दिखा रहे हैं कि आप उद्धव साहब की बात से परे नहीं जाएंगे, लेकिन वो बात करने को ही तैयार नहीं है। 4 दिन बीतने के बाद भी उधर से एक सिंगल को देखिए, अब ये इलेक्शन पीरियड है, उन सबको पता है कि ये समय नहीं है। अब समय नहीं है। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि 4 तारीख तक आपने नॉमिनेशन नहीं लिया वापस, और 5 तारीख को फोन आता है, चाहे 6 तारीख को फोन आता है कि नहीं अब आपको काम करना है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपके साथ एक शिवसेना, एक बड़ा बल आपके साथ, अगर आप कह रही कि आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय नहीं आपको ये बोलना सीधा सीधा कि मुंबई का शिवसेना ऑफिस आप किसी न किसी के अंदर में मैनेज हो गया है, जो आपकी टिकट काटी है। कौन मैनेज कर रहा होगा ये सब? नहीं, मैनेज तो नहीं हुआ। मैं मैनेज नहीं बोलूंगी, अगर उद्धव साहब ने दी होंगी तो कुछ देखकर ही दिया होगा। मैनेज की बात। फिर भी आप विरोध कर रहे हैं ना उनका? मैं विरोध इस बात का कर रही हूँ कि मुझे उसको हराना है, और मुझे दिख रहा है कि जो सीट दी गई है वो हरा नहीं पाएगी। तो यानी कहीं ना कहीं उद्धव साहब की कमजोरी है कि उन्होंने एक सही आदमी को टिकट नहीं दिया। ये तो आसपास जो सिपा सालार होंगे, इनके जो प्रमोट करने वाले होंगे, मुझे मेरे ख्याल से अमरावती का सुषमा अंधारी के पास दिया हुआ था 4, शायद ऐसा मैंने सुना। उनके यहाँ पे सुधीर सूर्यवंशी अमरावती से ऊपर के तरफ से तो कोई ना कोई से कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो जरूर हुआ टिकट करने। मैं वही बोल रही हूँ, शायद उद्धव साहब को भी आप अपनी बात वहां तक पहुंचाने में पहुंच ही नहीं पाई होगी, क्योंकि आप क्या आपकी इच्छा है, मेरी आवाज भी उन्होंने वहां तक पहुंचने नहीं। 5 साल पहले आप जब राजनीति में आई थी, एक घर की साधारण गृहिणी थी, लोगों ने, संजय भाव के जो भी प्रेमी थे, उन्होंने आपको ये किया कि आप खड़े हो जाओ। तब की राजनीति है, और आज 5 साल आप राजनीति में पूरी हर कार्यकर्ता से ऐसा, उस समय टिकट मिल गई थी जब आपको कुछ नहीं समझता, मैं जो समझ रहा हूं, आज सारी कुछ चीज बातें आती है, राजनीति समझती तो टिकट करते। राजनीति किस ढंग से देखते हैं आप? क्या सही में महिलाओं के काम की राजनीति है? ऐसे घरेलू महिला शब्द वापरूंगा वापस में। देखिए, इसलिए बोल रहा कि संजय बाबू जब तक कहीं भी हमने आपको बाहर नहीं देखा। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने राजनीति, मुझे पता नहीं थी। अब तो घर था, सब शुरू रहता था। हाँ, लेकिन घर के बाहर पैर रखने के बाद पता चला कि राजनीति होती क्या है, और आज टिकट कटने के बाद तो ये मुझे पता चला है कि सचमुच राजनीति एक अच्छा खेल है। ये खेल ही है जिसमें जो मोहरा आगे निकल जाए, अच्छे से खेल जाए, वो खिलाड़ी है। आपका खेला हो गया लगता है आपको ऐसा? हाँ, अब क्या स्टेप रहेगी आगे? अब आगे ये तो हो गया, खड़े रहना। अब क्या मुद्दे, क्या कार्यकर्ताओं के साथ में, क्या कार्यकर्ताओं को आप उत्साह बनाएंगे? क्या बडनेरा मतदार संघ को आप कहेंगे? एक बदला लेना तो एक बहुत छोटा काम मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि मतदार संघ का उपयोग करते तो मुझे सही नहीं लगा कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है उद्धव साहब का अपमान करें। इसलिए पर बडनेरा मतदार संघ की भी जिम्मेदारी है, आपको उसके प्रति भी काम करना है। आप वो इश्यू लेके जाएंगे, उद्धव साहब का इश्यू लेके जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हम आने के बाद क्या करेंगे। संजय बाबू से जब उनकी कार्यप्रणाली सबको मालूम है, आपकी कार्यप्रणाली भी, आप क्या चाहते हैं मतदार संघ के लिए, मतदाताओं के लिए क्या चाहते हैं, क्यों लोग ने आपको मत देना चाहिए अपक्ष के रूप में, आप क्या बताओगे? प्रश्न बहुत सारे, आप बोलते रहिएगा। क्या है कि आप जो बोल रहे हैं कि पर्सनल लेवल पे जाकर आप उनका बदला लेने के लिए, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं राजनीति में 5 साल पहले आई, 2.5 साल तो मुझे लगा, फिर बाद में कोरोना हुआ, उसके बाद साहब मुख्यमंत्री बने थे। तब से मैंने शुरू किया था कि मुझे बडनेरा में अभी लड़ना है और इनको हराना है। वहां से शुरुआत करके जब मैं बडनेरा घूमने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप अगर अंजनगांव बारी सर्कल करके एक आता है,
बडनेरा से हार्डली 13 किलोमीटर। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरघाट में आ गए, लगता ही नहीं कि 13 किलोमीटर दूर यहाँ से अमरावती है या फिर बडनेरा है। फिर हमने वहां पे जाकर देखा तो एक सिंपल एम्बुलेंस भी नहीं है उस एरिया में। अगर कोई बीमार गिरता है और 13 किलोमीटर आना है तो एम्बुलेंस भी नहीं है, खुद के साधन से आना पड़ता है, खुद के साधन, और बहुत गरीब वर्ग है वहां पे रोड का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, किसी का अच्छा घर हो उसके सामने का रोड आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर आप गांव में जाओ और वहां पे देखो, वहां पे बहुत बड़ी सी समस्या है। धीरे धीरे जब मैं बडनेरा घूमने लगी तो मुझे पता चला कि इससे बडनेरा में काम करना बहुत जरूरी है। जो 15 साल से मैं सच्ची में बोलती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आप हर गांव में जाएंगे तो एक बोर्ड दिखता है और उस बोर्ड पे एक नाम रहता है, शायद इसलिए वो बोर्ड बना है, अदरवाइज वो भी नहीं बनता था। हर गांव में आप जाओ, हर जगह आप जाओ, 2 बार 3 बार उद्घाटन हुआ है लेकिन काम नहीं हुआ है। सेकेंड थिंग, अभ्यासिका जो यंग जनरेशन के लिए चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। थर्ड थिंग, आप आमदार आपने दिया था, खासदार आपने दिया था, एम्प्लॉयमेंट जो बहुत जरूरी थी, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वो कहीं पे भी नहीं दिखता। हाँ, बातें बहुत सारी हुई है, आश्वासन बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लाया नहीं गया है, जबकि सब कुछ आपके पास था। थर्ड थिंग, वहां पे एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है बदलेगा, जो कि होना चाहिए था अभी तक। और फोर्थ थिंग था कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण जब मैंने देखा, अब मैं शायद अलग अलग कारण है, लेकिन जब आपके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप बोलते हैं क्या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी सत्ता है, फिर भी एक महीने में 6 मर्डर होते हैं, इसका मतलब वहां का जो क्राइम रेट है वो काफी बढ़ गया। ये सब बातें हैं। और आप जब देखेंगे कि जो 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे, मैंने देखा है, पढ़े हुए हैं, अच्छे पढ़े हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों का वो बहुत ज्यादा क्राइम की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये कर क्या रहे हैं? आंदोलन होते थे, उन्होंने सब बोल भी रहे कि हमने आंदोलन, फिर सत्ता आने के बाद एक भी आंदोलन क्यों नहीं हुआ? सत्ता आंदोलन कर दो नहीं, लेकिन जब उद्धव साहब थे तो आप बोलते हैं कि हमने आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन किया, लेकिन अब आप देखेंगे कि क्या हालत है उनकी। सोयाबीन के भाव आप देखें तो करेंगे क्या? तो आप बोलते हैं की आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आहो, मग सरकार कोणाची असो ना, आंदोलन तर करायला पाहिजे ना। तुम्ही लोकांच्या हक्कासाठी लढून राहिले, मग तुम्ही का बरं बघताय की काय आहे? या ना, या आंदोलन करा, लोकांसाठी लढा। क्या उपाय है आपके पास में रोजगार को? वहां पे एक चीज से लेके बहुत सारी रोजगार नहीं है, तो खेती वालों को भी मुबदला नहीं मिलता, क्राइम रेट, रोजगार नहीं है उस कारण बढ़ रहा है, डेवलपमेंट, रोजगार नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं है। इन सारी चीजों के लिए अभी समझो आप आमदार बनते, क्या प्लानिंग, सबसे पहला क्या काम करना रहेगा आपको वहां पे? कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा वहां पे, मैं अच्छी स्कूल्स एंड अच्छे हॉस्पिटल्स, डीपीएस की अच्छी स्कूल है वहां पे, वो अमीरों के लिए है, मैं गरीबों की बात कर रही हूँ। और हॉस्पिटल्स स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन और गंदगी। मेडिकल कॉलेज अभी हाल ही में अप्रूव हुआ है, उसका शायद मेरे हिसाब से ऑनलाइन उसका शिलान्यास है। वो जब होगा तब होगा, 15 साल दिए हैं, अब तक हो जाना चाहिए था कुछ न कुछ। आरोग्य, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 मूलभूत चीजों पे आपका फोकस रहेगा यदि आप चुनाव जीतती और अगर आप लड़ती है तो। उसके अलावा एक बहुत जो देखने में आ रहा है कि देखिए, जैसे उद्धव की सेना और शिंदे की सेना, ये 2 ही, तो क्या अब अमरावती में एक बंड की सेना और एक खराटे की सेना, अब ऐसा कुछ ये आने वाले समय में कैसा चित्र देखने मिल सकता है क्या? वक्त की बात है, बता नहीं सकते। चुनाव सामने है, हमको कुछ तो हमको सामने लेके जाना पड़ेगा ना कि बंड ठीक है, अपक्ष है, आप ये तो बोल सकते हैं बंड की सेना है करके। नहीं, ना, सेना उद्धव साहब की है, लेकिन मैं प्रीति बंड और प्रीति संजय बंड करके लड़ रही हूँ और अपक्ष लड़ रही हूँ। नहीं, लड़ तो आप यानी जो आपका विचारधारा है, जो आपको करना है, एक शिव सैनिक करके लड़ रही, आप शिव सैनिक से बाहर नहीं जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वो परिमल ने जो पूछा कि भाई एक खराटे की सेना होगी, जो उद्धव साहब जिनके लीडर है अभी, अब यहाँ पे निश्चित रूप से आपकी लीडरशिप, आपकी भाषा में वो तो थोपी हुई जो सीट है
वर्सेस जो जनता की एक शिवसेना की जो डिमांड है, क्या हमको ऐसे दो फाड़ देखने मिलेंगे क्या? बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, कहीं आपको जाना तो शिव सैनिक करके आप शिव सैनिक का, अब आज भी आप है ना शिवसेना के कहीं पर भी आप शिवसेना के खिलाफ में बोलने को तैयार नहीं है, आपकी टिकट काट दी, लेकिन उद्धव साहब है, आपको पूछ भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, फिर भी बोलते आप उद्धव साहब है। ऐसे में जब आपको अपनी सेना, क्योंकि हर आदमी करता है, शिंदे ने कर लिया, राष्ट्रवादी ने 2 कर लिए, कांग्रेस के समय में देखो, आज के समय से कि जो था उनके अपने अपनी अलग बना लिए, कांग्रेस में तो कितने फुट हो गए। तो ये नई परंपरा चालू करेंगी कि आप नए, क्योंकि लोगों को कुछ नया देना पड़ेगा आपको। अब बंडखोर बहुत सारे खड़े होते हैं, आते जाते कई देखते, तो आप आने जाने वाले में समझेंगे तो स्थायी आप एक नया अपना अस्तित्व निर्माण करोगे। मैं आने जाने वालों में से तो नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाऊ जाने के बाद जब मैं राजनीति में आई, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे बहुत टाइम लगा सीखने में, लेकिन आज अगर मैं सीखी हूँ और यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं हटूंगी नहीं, लड़ूंगी तो सही। बाकी रह गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सेना ही नहीं, आम जनता जो है बडनेरा की, वो भी चाहती है कि मैं लड़ूं। जब आम जनता आपके साथ होती है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जनता के लिए लड़ रही हूं, बिल्कुल जनता की सेवक बन के लड़ूंगी। इसमें शिवसेना की 2 राहें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखिए एक ही चीज बहुत अच्छी कही कि मैं जनता की सेवक बन के लड़ूंगी, पर फिर भी आपको हाईकमांड से आदेश अगर आ गया तो वापस भी ले, लेकिन आपने अभी तक वो क्लियर नहीं कहा कि मैं उद्धव साहब की बात मानूंगी नहीं मानूंगी। अभी तक आप उस कॉन्फ्लिक्ट में है, जो मुझे लग रहा है कि आपको में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि यदि उद्धव साहब का फोन आता है या उद्धव साहब की तरफ से वरिष्ठ कहते हैं कि नहीं भाई आपको वापस देना है आपको, तो आप समर्थन कर देंगे, फिर उस समय आपकी जो जनता, जिस जनता के भरोसे आप सेवक बनना चाहते हैं, वो जनता के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? आप कंफ्यूजन है कहीं पे, देयर इज नो कंफ्यूजन आउट देयर। उन्होंने अभी तक करना था तो करते थे, आई वेटेड ऑलरेडी, अभी तो और 4 तक आप वेट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं वेट नहीं करूंगी, मैं ये कंफर्म किया आप लड़ेगी। एक बार फॉर्म भर दिया तो फिर वापस नहीं लेना, नहीं लेंगे, चाहे फिर जो हो जाए। समर्थन किसका किसका लेंगे इसमें, आप कौन कौन देगा? मुझे जो भी है, जैसे अभी प्रहार भी है, वंचित भी है, बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा फिलहाल तो मुझे किसी ने अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आगे अगर कोई जो हम पूछे कंफर्म हो तो आपसे बात करें ना, वो भी तो समर्थन देने के लिए उनको आप कई पार्टियां वेट कर रही होगी कि आप अगर मजबूती से लड़े तो शायद वो आपसे समर्थन की बात भी करे। कोई पार्टी टिकट का ऑफर करती है तो नहीं, मैं पार्टी में तो नहीं जाऊंगी, लड़ूंगी, मैं अपक्ष ही लड़ूंगी, ये फर्म है, ये फर्म है। हाँ, जिनको अगर मुझे समर्थन देना है बाहर से दे सकते हैं तो बाहर से दे सकते, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये थी प्रीति बंद, जिनकी हाल ही में शिवसेना भवन से टिकट काट दी गई। अब काट दी गई, दूसरे को मिल गई, बहुत छोटे से इसमें हायरलाइंस की बात है, एक की कटती जब दूसरों को मिलती है। अब इन सारी सब चीजों ने आज प्रीति बंद ने तय किया कि लड़ना तय है, अब लड़ना शिवसैनिक बनकर ही है। एक प्रश्न और रह गया, तुम क्या थे, क्या वापस उद्धव साहब की सेना में जाएंगे या किसी और के साथ में, सरकार के साथ में सम्मिलित होंगे? क्योंकि क्या जनरली अपक्ष आदमी सरकार के साथ में सम्मिलित, सरकार किसकी आएगी? अभी तक मैंने वो सोचा नहीं, मुझे बस लड़ना है, ये देख रही हूँ मैं, और बस लड़ने के लिए निकली हूँ। तो जैसे परत वाले बोले भाई हम जीतेंगे तो जाएंगे बीजेपी में, मैंने आपके लिए अभी रास्ते सारे खुले हो सकता है, आप शिवसेना में फिर ना भी जाए भी, दोनों आपने क्लियर नहीं किया ना कि भाई जीती तो वापस शिवसेना बन के जाऊंगे करके। मैं लड़ने के लिए बाहर निकली जी, हारना जीतना बात की बात जी, अभी तो फिलहाल मुझे लड़ना है जी। ये थी प्रीति बंद, जिनको अपने हक के लिए, अपनी जो मेहनत है उसके लिए लड़ना है, संजय बंद के लिए लड़ना है, उद्धव साहब के लिए लड़ना है, अपने मतदार संघ लड़ाई करनी, लड़े है ना, चुनाव लड़ना है, और बिना लड़े कहीं भी राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि आज प्रीति बंद नहीं लड़ती चुनाव तो शायद आने वाले समय में एक नेता के रूप में या एक कार्यकर्ता के रूप में प्रीति बंद का अस्तित्व नहीं रहेगा। जिसको भी एक बार की गैप पड़ी इलेक्शन की, बाद में वो उस राजनीति से बाहर आता है। राजनीतिक घराना है, संजू बाबू की परंपरा है, वो विरासत है, उस विरासत को निभाना है तो खड़े रहना है, और खड़े रहना, हार जीत, जैसे उन्होंने कहा हार जीत चलते नहीं, कौन हारेगा कौन जीतेगा अभी पता नहीं, लेकिन लड़ना तय है, ये बात निश्चित है, और लड़ना भी अपने विचारों के लिए और बडनेरा मतदार संघ के लिए है। कोई संदेश आप अपने मतदाताओं को देनी चाहेंगे हमारे इस माध्यम से? मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी
मैं बडनेरा के लिए लड़ रही हूँ, वहां के लोगों के लिए लड़ रही हूँ। तो मैं सबको बोलूंगी कि आप एक सेवक समझ के मुझे देखिएगा, व्यापारी समझ के मत देखिएगा, क्योंकि बहुत हो चुका बडनेरा में अब व्यापार। अभी वहां पे जरूरत है एक सेवक की जो वहां पे काम करे। बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने बहुत सारे संदेश दे दिए कि व्यापार नहीं, अब सेवा होगी। इस सेवा की भावना से मतदार संघ में कूदिए। अब बडनेरा मतदार संघ लाभार्थियों का और बहुत महंगा मतदार संघ, महंगा मतदार संघ इसलिए बडनेरा में चुनाव के समय वहां के सभी लोगों को बहुत आशा रहती है खर्चे की। अब जहां लड़ना है तो हमको उस नियम से, उसी प्लेयर में और उसी टीम में, उसी मैदान में खेलना पड़ता है। अब इस मैदान में कितनी तैयारी रहेगी तो 5 तारीख के बाद जब सब फाइनल रहेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि हम जिस ताकत से सामने वाले लड़े, ताकत सब प्रकार, साम दाम दंड हर चीज आ गई उसमें, सिर्फ अपनी पकड़ नहीं बाकी चीजों की भी रखती है। उन सब चीजों में प्रीतिबंध कहां तक सब लोगों को पूर्ति है अब ये वक्त बताएगा। सिटी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यहाँ पे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।